सो हम स्टार्ट करते हैं आज जनरल टेस्ट से अपना, कि जनरल टेस्ट में क्या आने वाला है और कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले हम एक मोटा सा सिलेबस देख लेते हैं जनरल टेस्ट का। ये फॉर्मेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि 60 क्वेश्चंस आएंगे एंड वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 50 क्वेश्चन आउट ऑफ दैट, ठीक है, और 60 मिनट्स मिलने वाले हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो अब जनरल टेस्ट में बेसिकली आएगा क्या क्या, सबसे पहले तो आएगी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मिसलेनियस, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन सी सिटी जो किस रिवर के बैंक पर है, कुछ इस टाइप की मिसलेनियस इंफॉर्मेशन भी आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम करेंगे पिछले 2-3 महीने के, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं करने वाले हैं कि क्या न्यूज में था। कुछ पतली सी बुकलेट होंगी, उनमें से हम उनको लर्न कर लेंगे एंड दैट इज इनफ। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये रीजनिंग को डिनोट करती है। जनरल मेंटल एबिलिटी, देखो जब नाम ही जनरल मेंटल एबिलिटी है तो इट विल बी जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चंस और आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं होगा, जो एक नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला आदमी सॉल्व कर सकता है वो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्या है, सीरीज दी जाएंगी, नंबर्स दिए जाएंगे, इनसे चेक किया जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाते हो। इन सबको लेकर के कुछ सेट रूल्स है वो मैं आपको बताऊंगी, उनसे क्वेश्चन हो जाएंगे। देन क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें आपका बेसिकली बेसिक्स मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होंगे, अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद होगी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जो आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करेगी, ठीक है। पर मैं मोटे हिसाब से बात करूं तो 3 चीजें हैं। फर्स्ट इज जीके, सेकेंड इज रीजनिंग एंड थर्ड इज क्वांट, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांट, ठीक है। 3 हेड में ये हमारा पेपर डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये पोर्शन मैं कराऊंगी आपको, इसके लिए दूसरी फैकल्टी आएंगे, ठीक है। जो फॉर्मूले बताए जाएंगे, जो चीजें बताई जाएंगी, उनसे डेफिनेटली सॉल्व होगा पेपर, ठीक है। सॉल्व होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम से सॉल्व होना इज इंपॉर्टेंट, है ना। स्कोर तो उसका ज्यादा अच्छा होगा ना जो टाइमली सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चंस को। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं क्वांट में जो आपका आंसर जल्दी निकाल के दे देंगी। रीजनिंग में भी सेम कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे जब मैं आपको फुल लेंथ मॉक दूंगी और उनके प्रैक्टिस सेट्स दूंगी, तो उसमें हम टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस है हमारा। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने जीके से। जीके में बेसिकली क्या होता है, जीके इज बेसिकली करंट अफेयर्स, ठीक है। 2 बातें होती है इसमें, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, ज्योग्राफी से भी आ सकते हैं, हिस्ट्री से भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आ सकते हैं, एंड देन आपके कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो हम इन सबको टैकल करेंगे टाइमली, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा सा सिर्फ वो चीजें करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें लर्न करनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। देखो सबसे पहले तो पॉलिटी का मतलब समझ लेते हैं। व्हाट इज पॉलिटी? ये पॉलिटी तो पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे क्या? पॉलिटी इज बेसिकली योर पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। पॉलिटी का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हमारे देश की सरकार चलाई जाती है, किस तरह से हमारे देश में चीजें चल रही हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर, है ना। कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर बने कैसे, प्रेसिडेंट है तो वो प्रेसिडेंट बने कैसे, वोटिंग क्या होती है, इलेक्शंस क्या होते हैं। जो देश की पॉलिटिकल स्टडी है उसको हम पॉलिटी बोलते हैं। फाइन। तो सबसे पहले पॉलिटी ओरिजिनेट कहां से हुई, कहां से आई पॉलिटी? क्या किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे प्रेसिडेंट बनेंगे और ऐसे इलेक्शन होगा? क्या किसी समझदार आदमी ने ऐसी बात बोली थी और हमने उसकी बात मान के ऐसा कर रहे हैं हम लोग? नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, हमारे देश के जब हमें फ्रीडम मिली 1947 में, तो हमने क्या किया, हमने एक असेंबली बैठाई वहां पर। उन इंटेलिजेंट लोगों ने जो देश के डिफरेंट पार्ट से आए हुए थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया कि भाई देखो ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। आज मैं कुछ बोल दूं, कल को कोई और कुछ बोल देगा, ये तो रैंडम बातें हो गई, किसकी बातें कौन कितना याद रखेगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक लीगल लिखा हुआ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम सारी चीजें लिखेंगे, है ना।
कि कैसे इलेक्शन होगा, कैसे प्रेसिडेंट बनेंगे, कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कैसे देश की सरकार चलेगी। ठीक है, तो हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में संविधान भी बोल देते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा, सब लिखा है इस देश की सरकार के बारे में, इस देश की पॉलिटी के बारे में, इस देश की गवर्नेंस के बारे में, उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, इससे अलग नहीं चल सकती। दिस इज द रूल। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चलेगी, इसके अलग जाना चाहेंगे तो क्या क्या रिपरकेशन होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इंडियन पॉलिटी में बेसिकली 3 हेड में हम बातें पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज योर जुडिशरी। ये इनको कहा गया कि 3 पिलर है डेमोक्रेसी के। हमारे देश की सरकार चलती है तो इन तीनों के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो 3 क्या हुए, ये 3 पिलर्स हुए हमारी डेमोक्रेसी के। लेजिस्लेचर का क्या काम है, कानून बनाना, इस देश के लिए कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा, उस कानून को इंप्लीमेंट करेगा, है ना। देखो लेजिस्लेचर क्या हुआ, जो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं ना, हम जिनको चुन के भेजते हैं अपने आप पास, एमएलए, एमपीज, ये सब पार्लियामेंट में बैठेंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या है, वो इसको इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, और थर्ड इज योर जुडिशरी, जुडिशरी ये डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि कानून गलत तरीके से अपने फायदे के लिए बना दिया जाता है, तो ऐसे में जुडिशरी देखेगा कि क्या ये कानून सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर नहीं बनाया गया तो हम इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, अगर ये सही बनाया गया है तो ये आगे प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, पर क्या जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि वो इनके काम में हर जगह टांग अड़ा सकती है? नहीं, कुछ सर्टेन एरियाज है जहां पर जुडिशरी बात कर सकती है। पार्लियामेंट में जिस तरह से काम होता है, पार्लियामेंट में जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं, या पार्लियामेंट में जिस तरह से लोग इन कानून को एक प्रैक्टिकल शेप देते हैं, वहां जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, वो सिर्फ इतना बता सकती है कि ये इस देश के संविधान के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और ये नहीं है। ठीक है, तो तीनों के अपने अलग अलग काम है, तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं, और तीनों एक दूसरे से सेपरेशन ऑफ पावर की बात भी करते हैं कि आपकी पावर सेपरेट है, हमारी पावर सेपरेट है, हम अपने डोमेन में काम करेंगे, आप अपने डोमेन में काम करें। तो ये तीनों किस पे आधारित है, सेपरेशन ऑफ पावर पर। बस इतना ध्यान रखना है, तीनों की पावर क्योंकि सेपरेट है, सिंपल सी बात है, उसका कानून बनाना, उसका काम इंप्लीमेंट करना, और इसका काम ये देखना कि कानून ठीक बना है या नहीं बना है ना। तो जब इसीलिए इस देश में जनरली गलत कानून नहीं बनते हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए तीनों है ना। तो हम इतनी सी बात समझ गए। तो अब ये कहते हैं कि चलो हम ना आज से आज की बात सिनेरियो करेंगे तो शायद हमें बात समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कितना पीछे जाते हैं? हम जाते हैं 1946 में। 47 में तो हमें इंडिपेंडेंस मिली, पर हमारा जो ये स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है ये तो पहले ही स्टार्ट हो चुका था ना। 1946 में क्या हुआ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। असेंबली का मतलब, ठीक है, अंग्रेजों ने बोला कि देखो आप अपने लिए, देश के लिए संविधान अपने आप बना सकते हो, आप अपने में से कुछ लोग चुन लो जो आपके लिए संविधान बना दे, और ठीक है वो मिलकर के संविधान बनाएंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे आपके देश को। तो ऐसे बात हुई। तो इन्होंने कहा कि है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, सिद्धांत है कुछ जिनके अकॉर्डिंग एक स्टेट से यहां मतलब हरियाणा नहीं है, स्टेट से यहां मतलब पंजाब नहीं है, स्टेट से यहां मतलब है देश, कंट्री। ठीक है, कि कोई भी कंट्री जिसके हिसाब से चलती है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल है, वो सेट ऑफ रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। द आइडिया ऑफ हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट टाइम किसने दिया? एम.एन. रॉय ने, कि हमारे पास यार एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया के लिए आवाज उठाई, तो ही वॉज एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय ने कहा कि देखो संविधान होना चाहिए, पर संविधान होने के लिए कौन आना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आनी चाहिए जो इस संविधान को लिख सके, बना सके, ड्राफ्ट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहली लर्न करने वाली बात यही है हमारे पास
कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले किसने दिया? एम.एन. रॉय ने। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो ये कहता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को कहा सोवरन है हमारा देश। सोवरन का मतलब क्या है? हम किसी के अधीन नहीं है, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है हम। ठीक है, तो हमारा देश कैसा है? सोवरन, किसी के बर्डन से, किसी की फोर्स से हम फ्री है। हम अपनी सरकार को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, किसी के इंटरफेयर की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? इन शब्दों के मतलब है। सोशलिस्ट का मतलब क्या आपसे पूछा जाए? सामाजिक, कि हमेशा सरकार जब भी चलेगी इस देश के लोगों की भलाई के लिए चलेगी। ठीक है, तो सरकार का पहला काम क्या होगा? इस देश के लोगों की भलाई, दैट इज सोशलिस्ट। ठीक है, सेक्युलर का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष, जिसको कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, सेक्युलर शब्द के दो मतलब होते हैं। एक सेक्युलर शब्द का मतलब वो है जो वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो करती हैं, एक सेक्युलर शब्द का मतलब वो है जो हम फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कंट्री कहती है कि जो देश की सरकार है ना, उसका रिलीजन से या धर्म से संबंध ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं, कि वो क्या कह रहा है? हमारा कोई रिलेशन नहीं है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना इस देश के संविधान में इस बात का मेंशन होगा और ना हम इस बारे में बात करेंगे। आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस अपने अपने घर पे फॉलो करो। ठीक है, पर हमारा देश कहता है कि ऐसी बात नहीं है। रिलीजन और देश दो अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन वाले लोग हमारे देश में रह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को ऐसा सेक्युलर बनाएंगे कि हम एक पर्टिकुलर धर्म का क्या फेवर नहीं करेंगे। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, तो ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं तो आपका फेवर होगा, आप मुस्लिम हैं तो आपका फेवर होगा। नहीं, जिस भी धर्म को सरकार की मदद की जरूरत होगी उसी धर्म की मदद कर दी जाएगी, पर फेवर नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर धर्म का, है ना? क्या स्टेट ने, क्या सरकार ने अपने आप को रिलीजन से अलग किया? नहीं किया। तो इसको पॉजिटिव काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सेक्युलरिज्म कैसा है? पॉजिटिव, है ना? कि जो धर्म वीक होगा, जिसको भी हमारी जरूरत होगी, सरकार उसकी मदद करेगी, बट हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म का फेवर नहीं करते। हम एक धर्म को दूसरे धर्म से नीचे या ऊपर नहीं समझते, हमारे लिए सब समान है। देन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोगों की सरकार, बस। ठीक है, कि इस देश की सरकार इस देश के लोग चुनेंगे, है ना? आप चुनते हो ना, 18 के हो जाओगे, आप वोट डालने जाओगे ना, तो इस देश की सरकार को कौन चुनने जाता है? हम लोग, है ना? तो हमारे देश का संविधान पता है किस शब्द से शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने इस देश की सरकार को पावर दे रखी है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक क्या हुआ? जहां लोगों की चलती है सरकार में। डेमोक्रेसी दो तरीके से प्रैक्टिस करी जा सकती है, एक तो डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट कैसे? कि हम थोड़े से लोग हैं देश में, 20, 25, 100, 200, 500 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे? सारे सरकार बना लेंगे, सरकार में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। या फिर सरकार जो है वो आपसे डायरेक्टली डिसीजन में आपसे मदद मांगेगी, है ना? फॉर एग्जाम्पल वो कहेगी कि देखो जी, हम ना महिला आरक्षण के लिए एक कानून लेकर के आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वोट डालने जाओगे कि हाँ लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि डायरेक्ट लोगों से ही पूछ लो आप, है ना? पर हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं। इनडायरेक्ट कैसे? कि हमने कुछ लोगों को अपनी तरफ से चुन दिया, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं, रोहतक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने अपनी तरफ से एक इंसान को भेज दिया कि आप वहां बैठो पार्लियामेंट में, हमारी तरफ से हमारी आवाज उठाना, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो हमारी तरफ से आप बोलेंगे। एमएलए एमपी का मतलब सिर्फ यही होता है ना? कि क्या है वो? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती उनको, है ना? हम में से ही एक है, हमने उनको चुन के भेजा कि आप हमारी बात वहां जाकर के बोलना, क्योंकि हम सारे तो जा नहीं सकते वहां पे, है ना? तो वो जाकर के हमारी बात बोलेंगे। तो हमारी डेमोक्रेसी कैसी? इनडायरेक्ट। ठीक है, अब दूसरा हम है रिपब्लिक। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शब्दों का मेंशन है, इसलिए मैं इसको समझा रही हूं, क्योंकि हो सकता है आपसे इनका मतलब पूछ लिया जाए। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कि इस देश की जो हाईएस्ट पोस्ट है वो क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? कि
ऊंचे से ऊंचा दफ्तर हर आम आदमी के लिए खुला हुआ है। आप में कोई भी अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी करता है तो इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है ना। द्रौपदी मुर्मू वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी वुमन, है ना, उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया है ना। तो हम में से एनीबडी कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें ऐसा तो नहीं क्या कि एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हो गए या एक पर्टिकुलर आपको टाइटल मिला हुआ होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कास्ट के होगे या एक पर्टिकुलर रिलीजन के होगे तभी प्रेसिडेंट बन पाओगे, नहीं। आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो, कोई भी इस देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं रिपब्लिक, है ना। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में फर्क हुआ, है ना। डेमोक्रेसी क्या, लोगों की सरकार, और रिपब्लिक क्या कि कोई भी इंसान किसी भी ऑफिस में सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं बात करूंगी क्या हर डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी जरूरी है कि रिपब्लिक है? जरूरी नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में क्या होता है, सरकार तो चुनी जाती है, लोग वोट तो डालते हैं, पर उस देश में जो वहां की क्वीन होती है, दैट इज क्वीन या किंग, वो वहां का फर्स्ट सिटीजन होता है। तो हर कोई तो नहीं बन सकता ना किंग या क्वीन, उस पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होना पड़ेगा हमें, है ना। तो बाहर के लोगों को के लिए वो पोस्ट क्या होगी, बैन हो गई। तो दैट वे दैट इज डेमोक्रेसी बट रिपब्लिक नहीं है ना। पर हर रिपब्लिक को डेमोक्रेसी मिलेगी, है ना। जैसे हम रिपब्लिक है ना कि हमारे देश में तो बन सकता है, देखो हम डेमोक्रेसी भी है। क्यों, जब इंसान राष्ट्रपति बन सकता है तो इसका मतलब लोगों की चल रही है, लोगों की चल रही है तो हम डेमोक्रेसी है। तो ऐसे अगर उलझा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि हर डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि रिपब्लिक हो। एग्जाम्पल इज ब्रिटेन, है ना। पर हर रिपब्लिक पक्का डेमोक्रेसी होगी, जैसे कि इंडिया, है ना। तो शब्दों के मतलब थोड़े से अलग है, बट आप समझ जाओगे। और ये कहता है कि हम अपने सिटीजन को क्या देना चाहते हैं इस संविधान के थ्रू। ये संविधान क्यों है, ताकि मेरे देश के लोगों को जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, लिबर्टी मतलब आजादी मिले, है ना। किस चीज की, और आपस में एक दूसरे में सद्भावना बनी रहे, इसलिए ये संविधान आया है, ठीक है। तो ये था हमारे संविधान का ओवरव्यू। तो सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इस देश की सरकार बनाए, ऐसा सबसे पहले किसने बोला, एम.एन. रॉय ने बोला। तो हमारा देश क्या है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलर है, देन आपका सोशलिस्ट है एंड सोवरन भी है, ठीक है। तो आपको ये बताना सोवरन का मतलब क्या है, हमारे ऊपर किसी बाहर वाले का कोई प्रेशर नहीं है, है ना। हम इंडिविजुअल है, हम अपनी सरकार अपने हिसाब से चला सकते, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सामाजिक, इस देश की सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष है हम डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोगों की सरकार, हम रिपब्लिकली, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो अब हम थोड़ी सी स्टोरी को लेकर के चलते हैं पीछे कि हमारा संविधान बेसिकली आया तो बड़ा सुंदर डॉक्यूमेंट है, पर बनाया किसने और कैसे बना। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई, 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान एक ऐसा प्लान था जिसमें ब्रिटिशर्स ने हमें ये बताया कि हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रहे हैं, और इस तरीके से आप अपनी सरकार को चला सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का अधिकार हमें किससे मिला, कैबिनेट मिशन प्लान से। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और कब, 1946 में वो बनी, आजादी से 1 साल पहले, ठीक है। देन उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, कितने मेंबर आए उसमें, 389, पूरे देश से 389 लोग चुन करके आए, 389 लोग चुन करके आए। इनमें से इसने कहा कि 96 कहां से, ब्रिटिश इंडिया से आए, और 93 सीट्स किसको अलॉट हुई, प्रिंसली स्टेट्स को। देखो हमारा देश जब आजाद हुआ ना तो 2 तरह की स्टेट्स थी, इसमें 2 तरह की कैसे थी, एक तो वो जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स, जैसे मद्रास हो गया, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, इस तरह की जो स्टेट्स थी कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर थी। कुछ नाम के राजा महाराजा थे, जैसे राजस्थान में, है ना,
जैसे हैदराबाद में। तो कुछ स्टेट ऐसी थी जो राजा महाराजाओं को दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप चलाओ, हम आपको गाइड करते रहेंगे चलाने के लिए। अल्टीमेट कंट्रोल तो देखो ब्रिटिशर्स का ही था, बट वो नाम के राजा थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो राजा है ना, ये 93 सीट्स इनको दे दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कि इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को आने दो, और बाकी की पूरी इंडिया को कितनी सीट मिली? 296। तो अब ये कह रहे हैं इतना जाने की जरूरत नहीं कि 296 292 कहां से आए, और ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये इसको बेशक से कट कर लो अपने नोट्स में से, ठीक है, इसको लर्न नहीं करना है। ये कह रहा है कि हर प्रिंसली स्टेट से और हर प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब जो आज के राज्य हैं, जैसे हरियाणा है ना, पंजाब, उस टाइम पे उनको क्या बोलते थे? प्रोविंस, स्टेट्स नहीं बोलते थे। तो प्रोविंस में से और इस जो है प्रिंसली स्टेट्स में से कैसे आएंगे लोग चुन के? जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से लोग आ जाएंगे, है ना, टू प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। किसी की पॉपुलेशन ज्यादा तो ज्यादा मेंबर आ जाएंगे, किसी की पॉपुलेशन कम है तो कम मेंबर्स आएंगे। ये कह रहा है कि प्रोविंसेस से कैसे इलेक्ट होंगे? प्रोविंसेस से तो देखो लोग इलेक्ट करके भेजेंगे, ठीक है, लोग इलेक्ट करके भेजेंगे प्रोविंसेस के। और प्रिंसली स्टेट से कैसे? वो प्रिंसली स्टेट वाले नॉमिनेट करके भेज देंगे, ठीक है। तो नॉमिनेट और इलेक्टेड में क्या फर्क होता है? देखो, नॉमिनेट का मतलब होता है कि एक इंसान ने उठा करके नाम दे दिया कि ये जाएगा। इलेक्ट का मतलब होता है वोटिंग होती है, ठीक है। तो जो प्रोविंसेस थे वहां से लोग कैसे चुन करके आए? वहां के लोगों ने वोटिंग दी, है ना। और किन किन कम्युनिटीज से आए? मुस्लिम, सिख एंड जनरल। इन्होंने कहा, और इलेक्शन कैसे हुआ? इलेक्शन हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। अब ये क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिर्फ इतना समझो कि जितने कैंडिडेट है, जितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स जाएंगे, ठीक है। ज्यादा मैं डीप में नहीं लेकर के जाऊंगी, थोड़ा सा कंसेप्ट वो है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आगे इसको समझा दूंगी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आए कि कुछ लोग जितने प्रोपोर्शन थे उसके हिसाब से इलेक्शन होकर के आया, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स वाले कैसे आए? नॉमिनेट कर दिए उठा करके, ठीक है, कि जैसे राजा ने कहा कि हमारी तरफ से ये जाएंगे, तो वो नॉमिनेट होकर के आए, प्रोविंसेस वाले इलेक्ट होकर के आए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पूरी तरह से इलेक्टेड बॉडी थी? नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को तो नॉमिनेट किया गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आंसर करना है कि पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी, ठीक है। अब चलते हैं पीछे। पहली मीटिंग कब हुई आपको ये ध्यान रखना है। 46 तो आपको ध्यान है, बस, ठीक है। पहली मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर को, ठीक है। अब ये कहता है कि कितने साल लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ये टाइम लगा, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक कभी फेल नहीं हुआ है। आप देखोगे नेपाल में हर तीसरे दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो लोग। श्रीलंका में लड़ाई चलती रहती है, कहीं किसी की सरकार गिर गई, कहीं किसी ने जो आर्मी के जनरल ने टेक ओवर कर लिया वर्ल्ड में। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो हमारे यहाँ पे कभी ऐसी चीज नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत संभल के हमारे देश का संविधान बनाया है और उसको बहुत डिलीजेंटली फॉलो भी किया है। तो इस पैराग्राफ से 2 बातें याद करने की कि कब पहली बार मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946 को। और कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 18 दिन, दैट्स इट, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कब? 13 दिसंबर को। किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। क्या हुआ 13 दिसंबर को? 9 को तो हम मिले, पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पर बैठी। 13 दिसंबर को क्या हुआ? नेहरू जी आए स्टेज पर, नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन दिया। रेजोल्यूशन क्या होता है कि एक बंदा एक बात बोलता है और बाकी के सारे मेंबर उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये बात सही है, ठीक है, इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो पंडित जी आए, उन्होंने स्टेज पर एक रेजोल्यूशन, एक भाषण पढ़ा जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव का मतलब समझो क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है ना कि आपका पर्पस क्या है। तो पंडित जी ने बताया कि हम यहां बैठ तो गए हैं आकर के, हमारा पर्पस क्या है यहां बैठने का। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हम क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, है ना। तो
उन्होंने कहा ये कारण है, इसलिए हम इस देश का संविधान बना रहे हैं और हम यहां बैठे हैं, तो इस देश को दैट कुछ लिस्टिंग बना करके दी कि इन चीजों को दे करके जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पूरी भाषण में, पूरी स्पीच में हम नहीं जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का रूपांतरित होकर के एक चीज आई जिसको आज हम प्रीएम्बल कहते हैं। आपने किताब पढ़ी होगी कोई भी, उसके पहले क्या आता है, उस किताब की थोड़ी सी वो आती है इंफॉर्मेशन, किस किताब में बेसिकली होने क्या वाला है। ऐसे ही हमारे संविधान की भी आगे एक प्रस्तावना है, एक क्या है, प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का मतलब वो मोटा सा आइडिया दे देगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो पंडित जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला उसी को प्रीएम्बल बना करके आज प्रेजेंट कर दिया गया है। तो आपको बोला जाए कि इंडिया का प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल किससे इंस्पायर्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। क्योंकि पंडित जी ने खड़े होकर अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्यों आए हैं, क्यों देश की जनता ने हमें चुन के भेजा है कि हम इस देश को संविधान दे, और दे तो कैसा दे, है ना। तो इसको कहा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो पंडित जी ने दिया। और कब दिया, 13 दिसंबर 1946 को। ये बात याद करने की है। उसको अडॉप्ट कर लिया गया कब, है ना, 22 जनवरी को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने का मतलब पास कर दिया गया। सबने बोला कि हाँ भैया आप बहुत सही बात बोल रहे हो, हम इस बात से एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। अब ये कहते हैं कि चलो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जी ने दिया, फिर हमारे एक बहुत ही सीनियर मेंबर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को कैसे याद करोगे, सच बोलते थे, बहुत अच्छे मेंबर थे, है ना। तो उनको कहा कि चलो ठीक है, आप बड़े सीनियर मेंबर हो, सच भी बोलते हो, बड़े अच्छे हो, तो हम आपको क्या बना देते हैं, पर बनाएंगे थोड़े से दिन के लिए, है ना। सच्चे हो पर थोड़े से दिन के लिए बनाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो उस दिन तो प्रेसिडेंट चुना नहीं, जिस दिन आए, तो हमें एक सीनियर मेंबर की आवश्यकता होती है। जनरली एक फ्रेंच प्रैक्टिस होती है कि आप जब बैठे हो कहीं पे भी, जो आप में से सबसे सीनियर हो तो उसको लीडर बना दिया जाता है। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। ठीक है, तो सच्चिदानंद जी सबसे बड़े थे, उनको बोला कि जी आप क्या बनाओ, प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब जब तक ओरिजिनल नहीं आ जाता, तो हमारे पास प्रोविजनल होता है ना, तो ऐसे ही उनको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया कुछ दिन के लिए। 9 दिसंबर को पहले दिन आते ही, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट था ही नहीं तब। देन आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली प्रेसिडेंट बनाया। उनको प्रसाद मिल गया, वो सच्चे थे इसलिए एक बार बना दिए, फिर उनको प्रसाद देकर के राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया। ऐसे याद रख लेंगे इस बात को। ठीक है, देन एच.सी. मुखर्जी, है ना, एच.सी. मुखर्जी को क्या बना दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट। तो हमें 3 लोगों के नाम करने, अभी तो 4 लोगों के करने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों याद करना है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया, जो बाद में इस देश का क्या बना, प्रीएम्बल बना, है ना। देन सच्चिदानंद सिन्हा जी, कि पहले दिन हमें कोई मिला नहीं था प्रेसिडेंट बनाने के लिए। सच्चिदानंद सिन्हा जी सच्चे भी थे और सबसे बूढ़े भी थे, तो हमने उनको क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। पर लेटर ऑन हमने किसको बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उनको प्रसाद दे दिया कि आज आप प्रेसिडेंट बन गए हो। देन एच.सी. मुखर्जी को क्या बना दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर बात आती है बी.एन. राव की। बी.एन. राव जी के बारे में बता दूं मैं, बहुत अच्छे एडवोकेट रहे हैं अपने टाइम पे, बहुत अच्छे जूरिस्ट रहे हैं। तो जूरिस्ट थे, लॉ की नॉलेज थी बी.एन. राव जी को, तो इनको क्या बना दिया गया, एडवाइजर बना दिया गया। राव राय दे रहे थे, ऐसे याद कर सकते हैं ना, कि राय देने, एडवाइजरी, एडवाइज करने के लिए किसको चुन लिया गया, बी.एन. राव जी को, क्योंकि वो राय बड़ी अच्छी देते थे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, कब, 29 अगस्त 47 को। ये याद करने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्टिंग कैसे होती है कि अभी मोटा सा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, अब इसको सीक्वेंस में लगाना है, अब इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें लगानी है, कुछ जो अननेसेसरी चीजें हटानी है, ड्राफ्ट करना है इसको, बेसिकली फाइनल रूप देना है। तो वो काम किसने किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उसके चेयरमैन थे। डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बना दी गई थी, और उन कमेटी का एक को हेड बना दिया गया था। अब जैसे हमें कोई बहुत सारा काम करना हो, हम यहाँ पे सारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो मैं आप लोग क्या करूंगी, मैं 4-4 का ग्रुप बना लो, आप ये काम करना, आप ये काम करना, आप ये काम करना, और चारों में से एक को मैं उसका हेड बना दूंगी कि भाई आपको देखना है ये चारों ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम, है ना। फिर फाइनली रिपोर्टिंग आप किसको दे देना, मुझे दे देना, है ना। तो दैट वे राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट,
बाकी सब कमेटीज के हेड थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ना सिर्फ एक कमेटी के इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी के चेयरमैन याद करने हैं हमें, इसके मेंबर याद करने क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बी आर अम्बेडकर जी के साथ कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एन मुंशी, फिर मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी। ठीक है, ये लोग थे। पहले तो देखो गोपाल जी का नाम है ना, कृष्ण जी का ही दूसरा नाम है ना, टी कृष्णामाचारी। फिर अल्लादी कृष्ण, यहां भी कृष्ण जी हैं, 3। ठीक है, तो 3 तो गोपाल, अल्लादी कृष्ण स्वामी, टी कृष्णामाचारी, 3 तो ये कृष्ण ही हो गए यहां पर। देन आपका मुंशी, तो हमें जब ड्राफ्ट करना है तो मुंशी की आवश्यकता भी होगी, वो बताएगा कि कैसे कैसे करना है। तो चौथे हो गए हमारे मुंशी जी। फिर आपको माधव, माधव भी तो कृष्ण जी का नाम है ना, तो हमारे पास तो 4 कृष्ण जी थे और एक मोहम्मद सादुल्ला। ये आपके हो गए 6th मेंबर, 5th ये हो गए। ठीक, और 7वें बी आर अम्बेडकर तो थे ही। तो 4 तो कृष्ण जी के नाम, 5वें मुंशी जी, और फिर आपके 6ठे मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो ये बेसिकली मेंबर थे उनके। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि महात्मा गांधी वॉज नोवेयर एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री। महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था इसमें। महात्मा गांधी वॉज वेरी मच इन पेन जब लोगों को ये देख रहे थे कि लोग एक दूसरे से कितनी नफरत कर रहे हैं, वहां वाले लोग हिंदुओं को काट रहे हैं, यहाँ वाले मुस्लिम्स को काट रहे हैं। तो वो बेसिकली लोगों को शांत कराने के लिए इस देश का टूर कर रहे थे उस टाइम पे। उनको गवर्नमेंट में, पावर में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ना वो लाल किले पे थे उस दिन जिस दिन हमें फ्रीडम मिली, ना वो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एसोसिएटेड थे, ना उन्होंने कोई पोस्ट ली थी अपने आप। ठीक है, तो ही वॉज नोवेयर एसोसिएटेड विद एनीथिंग। तो ये याद रखना कि कहीं पे महात्मा गांधी लिख दे कि इसके हेड महात्मा गांधी थे या इस सरकार में ये वाली पोजीशन महात्मा गांधी को मिली, नो, ही वॉज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट और फ्रीडम। उनको ये लगता था कि तुम आजादी में किस चीज की खुशी मना रहे हो। He was a person of values। उनको ऐसा लगा किस चीज की खुशी मना रहे हो, इतना क्या कूद रहे हो, मतलब एक दूसरे को तुम काट रहे हो, मतलब इंसान मतलब हमें अगर अलग होना था इट शुड बी पीसफुली, है ना। तो वो तो लोगों को दंगे वंगे शांत कराने के लिए इस देश का टूर कर रहे थे। ही वॉज नोवेयर एसोसिएटेड विद दैट, बस इतना याद रखना है। चलिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। इस तारीख को क्या हुआ, हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया भाई, ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा। ठीक है, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो हम ऐसा करते हैं 26 नवंबर को लागू नहीं करेंगे, बन गया पर लागू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो ना इसको 26 जनवरी को लागू करने वाले, 26 जनवरी 1950 को। बन तो यही नवंबर में गया था, फिर ये 2 महीने का वेट क्यों किया इन्होंने? क्योंकि 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट तारीख थी इंडियन हिस्ट्री में, है ना। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, लोग जब, हमारा देश जब तक आजाद नहीं हुआ था तो कांग्रेस और कुछ लीडर्स हमारे देश के जाकर के उन्होंने पूर्ण स्वराज्य इस दिन डिमांड किया था कि हमें तो अपने देश की सरकार अपने आप चलानी है जी, हम इसको स्वराज्य को पास करते हैं आज अपने हिसाब से, हम इस देश की लड़ाई, आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। स्वराज्य मीन्स खुद का राज्य। तो 26 जनवरी को वो कभी हिस्ट्री में हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ था 1930 को। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये बहुत अच्छी तारीख है, तो हम नवंबर को नहीं करते लागू, हम करेंगे 26 जनवरी को अपने देश के संविधान को लागू। इसीलिए 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि फिर अभी 26 नवंबर को बन तो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यही नहीं पता कि वो पाकिस्तान के नागरिक है या हिंदुस्तान के नागरिक है, तो उनको तो इमीडिएटली, तो उन्होंने कुछ प्रोविजंस को चुन लिया, जैसे सिटीजनशिप, कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 2 महीने का वेट नहीं कर सकते। तो सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस हो गया, क्योंकि भाई आते ही अभी सरकार भी बनानी है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो 26 जनवरी को इमीडिएटली लागू कर दी गई।
पर बाकी के लिए किसका वेट किया गया? 26 जनवरी 1950 का वेट किया गया। ठीक है, तो ये कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जैसे कि सिटीजनशिप, नागरिकता बताओ कि कौन से देश का है, किसको हिंदुस्तान का नागरिक माना जाएगा, किसको पाकिस्तान का माना जाएगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, इसलिए हमें इमीडिएटली लागू करना पड़ा। दूसरा क्या था? इलेक्शन वाला पार्ट भी लागू किया गया। दूसरा, प्रोविजनल पार्लियामेंट कैसे बनेगी, इलेक्शन का ही पार्ट है कि अभी आने वाली सरकार कैसे बनेगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये वाले इमीडिएटली लागू करते हैं, बाकी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम भी करते हैं ना, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट डेट होती है तो हम उस दिन काम करना पसंद करते हैं कि भाई नहीं, उस दिन तो हमारे पापा का बर्थडे है या हमारे दादा का बर्थडे था, तो आज से शुरुआत करेंगे। तो दैट वाज लाइक दैट कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तारीख थी। तो अब ये कहता है कि जब संविधान बना, जिस दिन संविधान बना उस दिन क्या था? एक प्रियम्बल था संविधान में, है ना। प्रियम्बल क्या था? और मैंने बताया था, पंडित जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला था, उसी का मॉडिफाइड रूप था प्रियम्बल। कि इस किताब में लिखा क्या हुआ है? प्रस्तावना, प्रियम्बल, है ना। और इसने कहा कि 395 आर्टिकल थे उस दिन। आर्टिकल का मतलब हर एक आर्टिकल में कोई बात लिखी हुई है। आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इस देश का नाम क्या है ना, इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, तो इस तरह से 395 आर्टिकल्स हैं। अब इन 395 आर्टिकल्स को 22 भागों में विभाजित किया गया और 8 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो अब ये ओरिजिनल ये था कॉन्स्टिट्यूशन में, अब थोड़े चेंजेस आए हैं जो हम आगे लर्न करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका क्या था? एक प्रियम्बल था, कितने आर्टिकल थे? 395। और कितने पार्ट थे और कितने शेड्यूल थे? हाँ बिल्कुल, तो अब ये कह रहे हैं कि देखो, एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारे पास। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर, है ना। तो ये कह रहा है ऐसे ना 8 मेजर कमेटी थी हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे। तो उनमें क्या था? यूनियन पावर कमेटी सबसे पहले, है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है? पूरे देश जहां आकर के मिलेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको यूनियन बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी पावर। तो सेंट्रल, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? है ना। तो ये यूनियन की पावर किसके पास होनी चाहिए फिर? जवाहरलाल नेहरू के पास। ये बस याद करने का तरीका बता रही हूं। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन, जहां भी वर्ड यूनियन आ रहा है जवाहरलाल नेहरू, है ना। दूसरा प्रोविंशियल, प्रोविंशियल का मतलब स्टेट्स, स्टेट्स को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? उस कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल हुए। दूसरा ड्राफ्टिंग कमेटी का तो हमें याद ही हो गया है ना। दूसरा क्या है? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो कानून मतलब अधिकार है कानून के, उनको एडवाइज करने के लिए, और माइनॉरिटीज और ट्राइबल लोगों के अधिकार के लिए कौन बोलेंगे? सरदार पटेल, है ना। तो फंडामेंटल राइट और कौन सा? प्रोविंशियल वाले के हेड कौन हुए? सरदार पटेल। दोनों यूनियन वाले के हेड कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल के हेड कौन हुए? हाँ, ड्राफ्टिंग के कौन हुए? बिल्कुल, रूल्स एंड प्रोसीजर। अब देखो, यहां क्लास में बैठे हो, यहां रूल्स एंड प्रोसीजर कौन डिसाइड करेगा? है ना। तो वहां पर चेयरमैन कौन थे? तो रूल्स एंड प्रोसीजर वो डिसाइड करेंगे, है ना। दूसरा स्टेट कमेटी ऑन नेगोशिएशन विद स्टेट्स, है ना। तो सारी स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन कौन करेगा? इस देश का पहला प्रधानमंत्री तो करेगा ना, कि तुम्हें कैसे नेगोशिएट करना है। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का, गाड़ी का स्टीयरिंग किसके पास होता है? ड्राइवर के पास। तो यहां इनका सारा सबका स्टीयरिंग किसके पास होगा? राजेंद्र प्रसाद जी के पास। याद होगी? अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं। यूनियन पावर कमेटी किसके पास? क्योंकि यूनियन देश का प्रधानमंत्री। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके पास? प्रोविंसेस किसके पास? ड्राफ्टिंग कमेटी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन डिसाइड करेगा? और स्टीयरिंग किसके हाथ में रहेगा? ठीक है। और स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट, स्टेट्स के साथ नेगोशिएट कौन करेगा?
जवाहरलाल, क्योंकि वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ठीक है, तो ये इस तरह से 8 की 8 मेजर कमेटी आपको लर्न होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रियम्बल की, इसी से तो बात कर रहे थे ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रियम्बल की बात कर रहे थे। तो प्रियम्बल क्या कहता है? इंट्रोडक्शन। हर किताब के पास होता है ना एक इंट्रोडक्शन कि इस किताब में क्या होने वाला है, तो संविधान भी एक किताब है, उसका भी एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एंड एक जूरिस्ट है, एक बहुत ही नामचीन जूरिस्ट जिसका नाम है एन ए पालकीवाला, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है ना। जैसे आपसे पूछा आप कौन हो, तो आप अपना आईडी कार्ड निकाल के दिखाते हो कि ये हूं मैं, है ना। आईडी कार्ड आपको बताता है कि आप कौन हो। तो प्रियम्बल इस देश की संविधान को बताता है कि इस देश का संविधान क्या है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु सेड प्रियम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज पालकीवाला। ठीक, उसने अपनी पलकों से देखा उस आइडेंटिटी कार्ड को, है ना, ऐसे याद कर लो इसको। उसने अपनी पलकों से देखा आइडेंटिटी कार्ड को, समझ गया कि संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड दैट? एन ए पालकीवाला। ठीक है, देन किस पे बेस्ड था? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा था, है ना। 5 दिन बाद, पहले दिन लोगों को मिले थे ना, उसके 5 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 5 दिन हो गए मैं बैठे बैठे, अब ये बताओ कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। ठीक है, तो अब ये कहता है कि चलो हम प्रियम्बल में पढ़ लेते हैं। क्या है प्रियम्बल में? कुछ नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सारी बातें। प्रियम्बल का मतलब क्या है? पहला तो बताया उसने कि इस देश के संविधान को किसने बनाया है। पहली बात तो ये बताई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि इस देश को जहां से भी पावर मिल रही है, ये इस देश का संविधान किसने बनाया, इस देश की सरकार कौन चलाएगा अल्टीमेटली? इस देश के लोग, है ना। तो संविधान का पहला ही अक्षर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन इस देश में? इस देश के लोग, वही डिसाइड करेंगे ना सरकार। अब जैसे आने वाले टाइम में अप्रैल में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन इस देश को चलाएगा, है ना। वो तो नहीं डिसाइड करेंगे कि नहीं अगली बार भी हम ही आएंगे, नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे तुम आओगे या नहीं आओगे, है ना। तो इस देश के लोग अल्टीमेटली सबसे पावरफुल है। तो ये कहा कि इस देश के लोग क्या कह रहे हैं, इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस देश को ये बनाना चाह रहे हैं, ये बना चुके हम ये संविधान बना करके, है ना। हम नहीं बनाया इसको ऐसा। और हम क्या देना चाहते हैं देश के नागरिकों को? जस्टिस देना चाहते हैं। कैसी जस्टिस देना चाहते हैं? सोशली भी जस्टिस देना चाहते हैं, सामाजिक तौर पर भी जस्टिस देना चाहते हैं, इकोनॉमिक तौर पर भी और पॉलिटिकल तौर पर भी, है ना। सामाजिक तौर पर जस्टिस कैसे देते हैं? कि किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो किसी भी समाज से रिलेटेड हो, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दिस इज सोशल जस्टिस। और इकोनॉमिक जस्टिस कैसे? कि जो 2 आदमी एक काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह भी समान मिलनी चाहिए। ये इकोनॉमिक जस्टिस हुई ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप काम करोगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे और ये काम करेगा तो इसको पैसे मिलेंगे, नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए। पॉलिटिकल क्या? कि आपकी वोट की वैल्यू भी इतनी है और दूसरी कास्ट का बंदा जो वोट डाल रहा है उसकी भी वैल्यू उतनी है, चाहे वो दूसरे रिलीजन का, दूसरी कास्ट का, कुछ भी है। तो ये तीनों क्या हुई? हमें जस्टिस प्राप्त है ना हमारे देश में। देन लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आजादी। कैसी? सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। बिलीफ का मतलब किसी एक चीज में भरोसा रखने की। मेरी मर्जी मैं राम में भरोसा रखूं, तुम्हारी मर्जी तुम कृष्ण में भरोसा रखो, और तुम्हारी मर्जी तुम किसी में भी ना रखो, है ना। तो बिलीफ की आजादी है ना, फेथ की भी आजादी है। मैं कोई भी अपना जो है वो फेथ चुन सकती हूं। देन वर्शिप, पूजा करने की और ना करने की भी, है ना। किसी ने आपको कभी फोर्स किया कि आपको जाना पड़ेगा? नहीं कर सकता कोई भी। या किसी ने आपको ऐसा फोर्स किया कि मंदिर क्यों जा रहे हो या मस्जिद क्यों जा रहे हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या है? लिबर्टी है। इस देश में पैदा होने हर नागरिक के पास क्या है? लिबर्टी है। फिर क्या दी? इक्वालिटी, बराबरी। कैसी? स्टेटस की। स्टेटस का मतलब मेरा स्टेटस किसी भी दूसरे इंसान से नीचे या ऊपर नहीं हो सकता। दिस इज इक्वालिटी, है ना। देन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? कि किसी एक इंसान को मेरे से ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको। सीईटी में बैठे हो,
जो एग्जाम क्रैक करेगा वो अच्छे कॉलेज में चला जाएगा। दिस इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर ये कह दिया जाए कि सीयूईटी इज ओपन फॉर ओनली फॉर बॉयज, क्या ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं? लड़कियों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आगे पहुंचने की, है ना। पर हम क्या कहते हैं, हम हर जगह अपॉर्चुनिटी देंगे, सबको बराबर देंगे, ठीक है। तो इस देश की सरकार जो है इन 3 सिद्धांतों पर काम करेगी, ये 3 चीजें देगा। और दूसरी क्या, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब आपसी भाईचारा बना करके रखेंगे। देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमेशा इंटैक्ट रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कल को नागालैंड बोले हम अलग देश बना रहे हैं, कल को पंजाब बोले कि हम तो अपना खालिस्तान अलग बना रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अखंड भारत जिसको कहा गया ना, अखंड का मतलब जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, इसी को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंग्लिश में बोलते हैं। देन कब ये सब में इस देश के नागरिक कब डिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने तारीख भी बता दी, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इस तारीख को हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को दे रहे हैं क्या, ये संविधान। तो आप देखो संविधान बनाया और खुद को दे दिया, है ना। समझ में आ गया, यही प्रियम्बल है इस देश का। आप कभी भी देखोगे, फोटो में भी देखोगे, वहां मेरे ऑफिस में जाओगे पीछे लगा हुआ है, यही लगा हुआ है ना। सो दिस इज प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या है कि इस देश का संविधान कहना क्या चाहता है, एसेंस क्या है, समरी क्या है संविधान की। अगर मैं एक पेज पे बात करूं तो वैसे 395 आर्टिकल है, इतना मोटा डॉक्यूमेंट है, पढ़ना चाहो यहां रखा हुआ है ना। पर क्या है, अगर मैं समरी में बात करूं तो ये है बस। इन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से डीप में ले जाकर के बताया गया, जैसे इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट में अलग अलग तरीके से समझाया गया है ना, कि इक्वालिटी ये भी हो सकती है कि तुम और तुम बराबर हो, पर तुम पहले ही बराबरी पे नहीं हो तो मैं तुम लोगों को बराबर कैसे बोल दूं, है ना। तो उन्होंने इक्वालिटी के भी अलग मतलब समझाए हुए कि दो अनइक्वल लोगों को इक्वल कैसे कर दोगे, पहले तो बराबरी पे लाओ ना, फिर इक्वल बोलेंगे, है ना। तो ये आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है। तो एसेंस ये है, समझ गए ना। बस तो ये कहते हैं कि भाई क्या हमने फिर चलो प्रियम्बल भी आ गया, सारी बातें भी समझ ली हमने प्रियम्बल की, तो ये कह रहे हैं कि सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कहां से आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे मतलब उनके दिमाग में कोई आइडिया आया एकदम से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, नहीं। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उठाए, उन्होंने कहा जिसमें जो अच्छी बात होगी हम ले लेंगे, है ना। सब के सब उठा लो जो हमारे पास। तो उस वक्त हमारा देश जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्न हो रहा था, हमारे देश में यही एक्ट के तहत सरकार चल रही थी। तो उन्होंने कहा कुछ तो इसमें भी अच्छा होगा, ब्रिटिशर्स ने दिया है, भले ही दिया हो पर कुछ तो अच्छा होगा, ज्यादातर पार्ट इसी से लिया गया है, ठीक है। तो इसको उठाया, इसने क्या बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, कि लगभग देखो ऐसा ही बना लेंगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस भी हो गया इसके तहत चलने का और इसमें कुछ अच्छी बातें ये भी थी, ठीक है। अब अंग्रेजों को 1935 के एक्ट में पहुंचने में लग गए 200 साल, है ना। तो उन्होंने लगा कि कुछ तो इन्होंने भी दिमाग लगाया ही होगा, तो हमने 35 को उठाया और उसको ब्लूप्रिंट बना लिया। फिर ये कह रहा है कि हमने इससे क्या क्या लिया, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब क्या होता है कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। आप देखोगे ना स्टेट गवर्नमेंट की भी चलती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मोदी जी डिसाइड करेंगे, है ना। हमारे देश के हमारे स्टेट के सीएम भी तो कुछ डिसाइड करते हैं। तो फेडरल स्कीम होती है ये कि जब दो लेवल पे सरकार हो, इनफैक्ट पंचायत भी डिसाइड करती है हमारे, तो 3 लेवल की सरकार है ना। और दूसरा क्या, गवर्नर होगा, ये भी हमने हिंदी से लिया। और क्या, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, आप जब आगे जाओगे, आपका कभी मन करे तो आप यूपीएससी का एग्जाम देके देखना, है ना। यूपीएससी क्या है, वो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। और एक कुछ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी सुना होगा आपने, पंजाब, हाँ यही पीसीएस है वो, कि भाई स्टेट की भी कुछ सर्विसेज होंगी, उनके लिए भी एक रिक्रूटमेंट के लिए मॉडल आओ। ये हमने कहां से लिया, 1935 से। तो कुछ देश के संविधान भी उठाए हमने, जैसे कि ब्रिटेन से क्या लिया, देखो ब्रिटेन इज फेमस फॉर, मैं इनका ना तरीका बता देती हूं आपको। ब्रिटेन इज फेमस फॉर पार्लियामेंट, उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है। तो आप कुछ स्कीम देखोगे ना, एक वो किस चीज के लिए फेमस थे, देखो महात्मा गांधी ने और आप देखोगे ना एक हमारे एक वो आई थी
दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश का मतलब क्या है? जो ब्रिटिश नहीं है, अन ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिशर्स वर फेमस फॉर रूल ऑफ लॉ, न्याय के लिए और लॉ को तवज्जो देने के लिए ब्रिटिशर्स वर फेमस। तो इसलिए स्टार्टिंग में महात्मा गांधी वॉज वेरी सॉफ्ट ऑन ब्रिटिशर्स कि यार ये लोग कानून प्रक्रिया को बहुत इज्जत देते हैं, ये अच्छे लोग हैं। दादा भाई नौरोजी वॉज इन फेवर ऑफ देम कि भाई ये रूल ऑफ लॉ चलता है इनकी कंट्री में, ये ऐसे नहीं है कि उठा के कुछ भी कर। पर जब उन्होंने देखा कि ये अपनी कंट्री में अलग तरीके से गवर्न कर रहे हैं, हमारी में अलग से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा दिस इज वेरी अन ब्रिटिश, तुम ब्रिटिशर्स जैसा कोई काम ही नहीं कर रहे हमारे देश में आकर के। तो ब्रिटिशर्स वर फेमस फॉर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या था? लॉ राजा है, कोई इंसान राजा नहीं है, जो रूल कहेगा वही चलेगा भाई, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ वॉज फेमस। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहां बनता है? लॉ पार्लियामेंट में। तो उनकी तो पार्लियामेंट बड़ी फेमस है कि पार्लियामेंट सिस्टम किसी को सीखना है तो वो ब्रिटेन से सीखे। तो हमने उनसे क्या लिया? लॉ मेकिंग प्रोसीजर ले लिया। फिर उनसे क्या ले लिया? कैग। कैग का मतलब क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये देखता है कि जहां का पैसा आया था वो वहीं पे लगा है या नहीं लगा है, ऑडिटिंग, ठीक है। तो कैग का लिया। सिंगल सिटीजनशिप उनसे ली। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब देखना, आपको जब नागरिकता मिली तो सिर्फ भारत की मिली है ना। आप ऐसे तो नहीं कहते कि पहले मैं हरियाणा की नागरिक हूं फिर मैं भारत की नागरिक। जब आपसे सिटीजनशिप पूछते सीधा इंडियन लिखते हो ना। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में पहले वो अपनी स्टेट की सिटीजनशिप भी होती है उनकी, और फिर अपने देश की यूएसए की सिटीजनशिप भी होती है ना, डबल होती है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं। ये हमने कहां से सीखा? ब्रिटेन से सीखा। यूएस से तो सीख नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास तो दो है ना। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है? बाई का मतलब होता है दो, यहां से देखना, कमरा, दो कमरे कौन से? एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ये कहता है पार्लियामेंट में दो कमरे हैं, एक में लोकसभा बैठती है एक में राज्यसभा बैठती है। और ये तरीका हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से, है ना। कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम क्या हुआ भाई? अब कैबिनेट सिस्टम हमने देखा कि ये क्या है? ये मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, और ये क्या है? ये होम मिनिस्टर है। ये कहां से आया आइडिया? ये भी नहीं से लिया। कैबिनेट का मतलब तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, सारे मिनिस्टर्स में से भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, उसको हमने कहा कैबिनेट सिस्टम। तो अब देखो जितना भी पार्लियामेंट और रूल मेकिंग है ना, सब हमने इनसे लिया है, ठीक है। फिर आता है कि यूनाइटेड स्टेट से क्या सीख सकते हैं? बहुत अच्छा भाई, देखो यूनाइटेड स्टेट इज फेमस फॉर फंडामेंटल राइट्स। वहां देश के नागरिकों को बहुत अधिकार है। एक दिन एक पोस्ट वायरल हो रही थी, एक सोल्जर ने या किसी पता नहीं किसी नॉर्मल नागरिक की थी, उसने अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे अपने देश के फ्लैग के। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में ऐसा करके दिखाए कोई। हाँ, हमारा सिस्टम अलग है। हमारे फंडामेंटल राइट कैसे हैं? हमारे फंडामेंटल राइट है पहले देश है बाद में नागरिक है, देश से नागरिक है। वहां क्या? नागरिकों से देश है। नागरिक का फंडामेंटल राइट, मेरी मर्जी में अपने फ्लैग को सर पे पहनूं, मेरी मर्जी में अपने अंडरगारमेंट्स पे, मेरी मर्जी में झंडे लगाऊं। तो वहां क्या है? नागरिक का हक पहले आता है, देश का बाद में। हमारे यहाँ क्या है? देश का पहले आएगा, हम बाद में, है ना। तो वो लोग इतने फंडामेंटल राइट्स के पीछे क्रेजी है कि इंसान के पास राइट होने चाहिए। तो हमने वहां से क्या ले लिए? फंडामेंटल राइट। दूसरा क्या है उनकी? जो देखो यूएस में फेमस है जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग है बहुत वहां की जुडिशरी। देन प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, ये वहां के फेमस है। तो हमने क्या लिया? जुडिशियल रिव्यू ले लिया वहां से। जुडिशियल रिव्यू क्या मतलब? देश की जुडिशरी के पास ये ताकत है कि कोई भी कानून बने तो उसको रिव्यू कर सकती है, सही बनाया या गलत बनाया। कहीं देश का संविधान तो अलग नहीं, अलग कोई बात तो नहीं बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये पार्लियामेंट में बैठे और कल को ऐसा रूल बना दे कि मुस्लिम्स इस देश के नागरिक नहीं है ना, तो जुडिशरी उसी वक्त उसको रिव्यू करेगी, कहेगी गलत बात है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें सेक्युलर कहा गया है, ये कहा गया कि हम किसी को जो है भेदभाव नहीं करेंगे रिलीजियस तौर पे, तो आपका तो ये कानून बनाना ही नहीं बनता। तो उसको क्या करेगी? कट कर देगी, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू हम कहां से लाए? यूएसए से। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इतने अच्छे से काम कैसे कर सकती है अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई? तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है ना।
अब जैसे मैं आप लोगों को अगर आप लोगों में से किसी एक को मॉनिटर बना दूं, वो मॉनिटर जब तक आपके दबाव में रहेगा तब तक थोड़ी ना मेरे को सच्ची बात बता पाएगा। वो तो तब बता पाएगा ना जब आपके दबाव से हट जाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरा क्या ले लेंगे। तो इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि जुडिशरी अच्छे डिसीजन दे पाए। और वो हमने कहां से सीखा? यूएसए से सीखा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित में संविधान यूके का नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है। वहां पे संविधान क्या है? जो पार्लियामेंट बोल देगी वही संविधान है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है? हम लिखेंगे, कोई भी इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो ये कहां से आइडिया आया हमारा? यूएसए से आया। ठीक है। प्रियम्बल कि संविधान जब रिटन हो गया है तो इसमें एक प्रियम्बल भी लगा दो, ये भी हमने वहां से लिया। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वहां से ली, वहां होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और क्या लिया वहां से? इंपीचमेंट का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाए। इलेक्शन हमारा और उनका सेम नहीं है। यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग तरीके से होता है, वहां प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल। हमारे प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल, नाम के हेड है। तो हमारा उनका इलेक्शन तो सेम होता नहीं, पर हटाने की प्रक्रिया सेम होती है। ठीक है। तो हमने ये लिया यूनाइटेड स्टेट से। अब देखो ब्रिटेन का एक, ब्रिटेन के साथ ही हम देखो यूके अलग है, ब्रिटेन अलग है, इंग्लैंड अलग है, ये समझना सबसे पहले तो। ठीक है। यूके क्या है? 3-4 देशों का समूह है, जिसमें से एक क्या है? आयरलैंड। कंप्लीटली अलग तो नहीं है, पर इनकी सरकार अलग चलती है, इनका सिस्टम अलग है। ठीक है। तो आयरलैंड से क्या लिया हमने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं। डीपीएसपी का क्या मतलब है? डीपीएसपी ना कुछ डायरेक्टिव्स है। जैसे मैं क्लास का मॉनिटर बनाऊं, पर मैं मॉनिटर को ये समझाऊं कि देखो इस क्लास को ना इस तरीके से चलाना है, आपको इस क्लास में ना ये रूल्स लेकर के आने हैं और ये अच्छी चीजें लेकर के आनी है आपको अपने क्लासरूम में। तो मैंने उसको डायरेक्शन दी, इन्हीं को डीपीएसपी बोला गया, जो सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि आपको इस देश की सरकार इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलानी है। फॉर एग्जाम्पल पंचायत बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वेजेस होने चाहिए हर इंसान के पास, फॉर एग्जाम्पल गरीब है तो उसको आर्थिक सहायता भी दी जाए और उसको कानूनी सहायता भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, है ना, फ्री लीगल एड जिसको कहते हैं। तो ये क्या है? ये सिद्धांत है जिनके तहत इस देश की सरकार चलनी चाहिए। कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। फिर मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा ये इनसे लिया। हटाया कैसे जाएगा? किससे लिया? यूएसए से। ये याद रखना, थोड़े कंफ्यूजिंग है, इनको 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। देन राज्यसभा में नॉमिनेट कैसे किए जाएंगे मेंबर? आपको याद है सचिन तेंदुलकर एक बार राज्यसभा गए थे? नहीं याद होगा शायद, काफी पुराने टाइम की बात हो गई। अभी जैसे क्या होता है कि कुछ डिफरेंट फील्ड से 12 लोगों को प्रेसिडेंट राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, नाम देते हैं उनका। उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको प्रेसिडेंट साहब के पास उनका नाम जाएगा, वो नॉमिनेट कर देंगे और वो आकर के क्या करेंगे? राज्यसभा में बैठेंगे, इस देश की लॉ मेकिंग में मदद करेंगे। ठीक है। तो नॉमिनेशन का जो मेंबर आके सारे इलेक्टेड नहीं होंगे, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया जाएगा। ये भी हमने आयरलैंड से पिकअप किया। देन कनाडा से क्या लिया जा सकता है? देखो कनाडा इज सी से स्टार्ट होता है, सी इज सेंटर, सी इज सेंटर, सेंटर से क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना कि रेजिड्यूरी पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। अब ये क्या होती है रेजिड्यूरी पावर? हमने तो कभी पढ़ा नहीं। रेजिड्यूरी पावर देखो हमारे संविधान में बनी 3 लिस्ट, कि देखो साफ साफ लिख लेते हैं। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, इस लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, इस लिस्ट के ऊपर हम दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। पर अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा रह जाता है वो तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? इसको रेजिड्यूरी का, रेजिड्यूरी बची हुई तो किसके पास हुई? सेंटर के पास। तो अब ये कहता है स्ट्रॉन्ग सेंटर भी हम वहीं से लाए। आपने देखा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, वो स्टेट्स के काम में दखलंदाजी कर देती है कभी कभी, और वो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी बात माननी पड़ती है। तो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर कहां से लेकर के आए? कनाडा से सीखा हमने। और बची हुई पावर भी सेंटर के पास होंगी, ये भी कनाडा से सीखा। फिर उन्होंने कहा कि स्टेट के गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चुने जाते हैं। अब देखो हरियाणा के गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है हमारे यहाँ पे, है ना। ये भी हमने वहां से सुना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से पावर एक्सरसाइज कर रही है स्टेट के ऊपर, है ना। आपने बहुत सारे, आप न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ता है तो उसको देखने को मिलेगा
कि गवर्नर ने ये नहीं करने दिया, गवर्नर ने वो नहीं करने दिया, गवर्नर की टसल चल रही है उनके साथ, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल की तो चलती है ना हमेशा दिल्ली में सीएम के साथ, है ना। क्यों क्यों क्योंकि ये जो गवर्नर और लेफ्टिनेंट जनरल है ना, दे आर द पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेगी, तो आप देखोगे हर जगह सेंटर सेंटर दिख रहा है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम कनाडा। देन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सबको पता है क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जा सकती है। इस देश के राष्ट्रपति भी ले सकते हैं 2 मैटर्स में, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे कहां कहां सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सलाह दे सकती है। और ये कनाडा से लिया। यूएसएसआर, जिसको रशिया कहा जाता है आजकल, यूएसएसआर पहले बहुत सारी कंट्रीज मिली थी, यूक्रेन वगैरह सब एक ही उसमें था, सोवियत संघ में, उसको यूएसएसआर कहा गया, अभी रशिया है। तो उनसे क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो इस देश के हर नागरिक को क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है आगे, है ना। हमारी ड्यूटी है वो इस देश के। ऑल्दो आपको कोई लीगल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट स्टिल इस देश के नागरिकों को बताया कि आपके कुछ क्या है, ड्यूटीज भी है फंडामेंटल राइट के साथ साथ, ठीक है। तो ये वो कहां से ली हमने, यूएसएसआर से। और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, मैंने आपको बताया इस देश के हर नागरिक को जस्टिस मिलेगी। कैसे मिलेगी, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, 3 जस्टिस मिलेगी। ये कहां से लिया, यूएसएसआर में। देखो यूएसएसआर में ना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ जिसको रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। जब भी सरकार ना उठपटांग काम करती है तो देश के नागरिक क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो मोर्चा खोल देते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा जो आप सरकार कर रहे हैं। 2 देशों के बहुत प्रमुख हैं, रशिया और आपका फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा, रशियन रेवोल्यूशन कहा, एक बार अमेरिका में भी आया 1778 में। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई हमें क्या चाहिए, रशिया के लोगों ने क्या बोला खड़े होकर सरकार के अगेंस्ट, भाई हमें चाहिए जस्टिस, हमें सोशल जस्टिस चाहिए, हमें इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, हमें पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। आप हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। सरकार हर चीज अपने हिसाब से नहीं कर सकती। तो हमने उन देश के नागरिकों की वो अच्छी बात ले ली अपने यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या कहा गया, देखो ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखा आपने कभी, सारे वर्ल्ड से अलग सा है समुद्र में, है ना। तो वो सारी कैसे करेगा, ट्रेड करने की कोशिश करता है बेचारा, तो हमने ट्रेड वाला कंपोनेंट वहां से ले लिया। फिर वो क्या करेगा, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कॉमर्स का मतलब एक दूसरे के साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। देन ज्वाइंट सिटिंग, इकट्ठा बैठना, अकेला सा ना बेचारा एक साइड में बैठा हुआ है, तो वो क्या करने की कोशिश करता है, इकट्ठे होने की कोशिश करता है। तो ये याद करने का तरीका है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कई बार ऐसा होता है पार्लियामेंट के वो जो 2 कमरे ना, राष्ट्रपति ऐसे कहता है कि भाई तुम कानून बना ही नहीं रहे हो, एक कह रहा है कि ये गलत है, एक कह रहा है ये सही है, एक बात पे आ ही नहीं पा रहे, तो तुम इकट्ठे बैठो। तो वो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स वाला भी उन्हीं से लिया। कॉन्करेंट लिस्ट, मैंने बताया ना 3 लिस्ट है, एक पे यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, एक पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, एक पे दोनों कर सकती है, तो वो कॉन्करेंट होती है दोनों कि इस पे दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। तो जहां पर भी 2 लोगों के मिलने की बात आएगी ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के मिलने की बात है। देन ट्रेड कॉमर्स, इनको 2 लोगों के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। ज्वाइंट सिटिंग, 2 बैठ करके कानून बनाएंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। और वो रेजिड्यूरी पावर वाला कहां से लिया, कि रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास रहेगी, कनाडा से लिया, है ना, सेंटर कनाडा मैंने बोला था। जर्मनी से क्या लिया, हिटलर से क्या ले सकते हैं भाई, उसने तो देश के नागरिक को अधिकार ही नहीं दिए थे। तो हमने उनसे लिया कि फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे इस देश के नागरिकों, कब इमरजेंसी होगी तब। तो याद आया, ऐसे काम कौन कर सकता है कि फंडामेंटल राइट ही ना छोड़े सिटीजन के पास, हिटलर कर सकता है, एंड हिटलर वाज फ्रॉम जर्मनी, बस याद कर लेंगे। साउथ अफ्रीका से क्या लिया, संविधान को कैसे बदला जाए, है ना, इलेक्शन टू द राज्यसभा के मेंबर। और नॉमिनेशन वाला कहां से लिया, कि नॉमिनेट होंगे कुछ मेंबर राज्यसभा को, देखो यहां दे रखा है, आयरलैंड से, है ना, राष्ट्रपति। और इलेक्शन वाले कहां से लिए, साउथ अफ्रीका से, क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन अलग है ना।
देखो ये तो छोटी छोटी स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ये है पार्लियामेंट इस देश की। यहाँ है राज्यसभा, यहाँ है लोकसभा। लोकसभा का मतलब ही समझो क्या है, लोगों की सभा। तो यहाँ सबसे लोग इलेक्ट होकर के, सारे लोग इलेक्ट करेंगे, हम अपने अपने मेंबर्स जो है कहां भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे। फिर हमारी हरियाणा की भी तो एक असेंबली है ना, 90 सीट्स है उसमें, जो चंडीगढ़ बैठते हैं। अब वो चंडीगढ़ बैठने वाले लोग अपने में से किसी एक दो को राज्यसभा भेजेंगे। तो ये फर्क है लोकसभा और राज्य। लोकसभा में हम भेजते हैं, राज्यसभा में हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, जो हरियाणा या पंजाब में बैठे हुए कानून बना रहे, पर वो कहते हैं कि यार राज्यसभा में भी जाने चाहिए, तो अपने में से वो 2-3 को भेज देते हैं। ठीक है, तो दैट इज डिफरेंट। फ्रांस से क्या ले सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैंने बात की थी ना, फ्रेंच वाले बोले लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि आइडियल थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, हर रेवोल्यूशन का आइडियल होता है कि ठीक है तुम सड़कों पे आ तो रहे हो, क्या मांग रहे हो। रशिया में क्या मांगा लोगों ने, इक्वालिटी, जस्टिस। इन्होंने क्या मांगा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमने यहां से लिए, बस आज इतना ही करेंगे। ठीक है, याद करने की चीजें कई हो जाती है इसमें, पर समझ में आ रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, बस समझना इंपॉर्टेंट है। लर्न तो 2-3 बार रिवाइज करोगे ना। अभी कितना हुआ, ये कंप्लीट 1 पेज हुआ है। अच्छा ये भी हो गया, तो इसको 2-3 बार पढ़ोगे, यू विल लर्न दैट। तो जो मैंने हाईलाइट किया कि इस पैराग्राफ में से ये लर्न करने की चीज आपने किया, हाँ, और जो मैंने ये कहा कि इसको काट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको काट दो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, कल क्लास में आएंगे तो इसको पढ़ के आना है। मोटे मोटे मैं इसमें से तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगी, तो तुम्हें आंसर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे। स्टीयरिंग किसके हाथ में होता है, राजेंद्र प्रसाद के हाथ में, है ना। स्टीयरिंग तो ड्राइवर के हाथ में हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राइवर कौन, राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो इस तरह से मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी कल, तो हमें लर्न होने, हम 2-3 बार ये चीज करेंगे, हमें सारे लर्न हो जाएंगे। पहली बार में ट्रस्ट में किसी को नहीं होते, इन्फॉर्मेशन इतनी है, आपकी गलती नहीं है इसमें, खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। हमसे भी नहीं हुए थे पहली बार में। मुझे ये पॉलिटी वाली लक्ष्मीकांत वाली बुक शायद मैंने 10 बार पढ़ी हुई है, 10 क्या 12 बार भी पढ़ी हुई हो सकती है, क्योंकि 2 बार से तो पढ़ाते हुए हो गया, उससे पहले अपने स्टडी टाइम में भी बहुत पढ़ी है। स्टिल पढ़ने की जरूरत पड़ती है ना। तो इसमें डिसहार्टेंड नहीं होना है, आप उस ऑप्शन देख के भी आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, घर जाकर के इनको तसल्ली से याद करना है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से अब इसको पढ़ने में 1 घंटा लगना चाहिए, 1 भी नहीं लगना चाहिए पूरा। ठीक है, और कल हम आकर के एक बार फिर से क्विक रिवीजन देंगे, आगे चलेंगे, लर्न हो जाएंगे। 2-3 दिन ऐसे करेंगे जब, बस, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल थोड़ा सा काम हम बढ़ाएंगे, 20 वर्ड इंग्लिश के याद करेंगे। ठीक है, वो थोड़े फनी तरीके से तुम्हें याद कराऊंगी, उसमें तुम्हारे दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जब हम बोर हो जाएंगे पॉलिटी पढ़ के, तब हम कर लेंगे। ठीक है, डन, चलो।